नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। पॉडकास्ट की श्रृंखला में आज हमारे विशेष मेहमान है, वो है दिलीप जी तिवारी, और उनके साथ हम बात करेंगे सेहत की बात। यानी ज्यादातर पॉडकास्ट के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता, समाज से जुड़े हुए, राजनीति में राजनेता ऐसे लोग आते हैं, लेकिन आज हमारे साथ स्वास्थ्य की बात करने वाले, विशेषकर हेल्थ को लेकर विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। उसमें योग है, आयुर्वेद है, और हमारे खान पान से जुड़े हुए, जीवन शैली से जुड़े हुए तमाम जो सवाल है और जो समस्याएं अभी देश प्रदेश दुनिया में चल रही है, उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे दिलीप जी से। क्योंकि आप पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, जो कि बाबा रामदेव जो योग गुरु है, देश दुनिया में विख्यात, उनका संगठन है, उनसे जुड़े हुए हैं। और आयुर्वेद को लेकर उनकी बहुत अच्छी समझ है, क्योंकि इनकी तीसरी पीढ़ी है, वो आयुर्वेद को लेकर ये काम कर रहे हैं। इनके दादाजी है, वो बाड़मेर के जाने माने वैद्य थे। पिताजी भी बहुत अच्छे आयुर्वेद के जानकार है, और आप भी उस विषय में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। और पतंजलि योग समिति, भारत विकास परिषद जैसे तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे कई संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। समाज सेवा के कामों में भी आगे रखते हैं, गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, और तो ऐसे मुद्दों को लेकर आपकी बहुत अच्छी समझ है। तो आज मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा और नया जानने को मिलेगा आपसे। तो आपका पीके टाइम्स के इस पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। अजय जी, मुझे लगता है कि जितना भी मैंने पॉडकास्ट के बारे में सुना है, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कुछ चर्चित चेहरों के साथ ही पॉडकास्ट किया जाता है, या ऐसा ये मंच उन्हीं को ही मिलता है जिनकी समाज के अंदर प्रसिद्धि हो। लेकिन जहां तक गुणवत्ता की बात करें, आपने पॉडकास्ट के अंदर मुझे बुलाया, और मेरे ख्याल से मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो सहजता आपके साथ तो है ही है। और आपके माध्यम से मैं पीके टाइम से जुड़े हुए हमारे जो भी आगंतुक हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, उन सब का भी मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूं कि ये मंच मुझे प्रदान किया है। तो जितना भी आप और हमारे बीच में आज कुछ भी सामंजस्य के तहत कुछ भी वार्तालाप होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरे पास में ज्ञान है, जितना गुरुवर ने मुझे ज्ञान दिया है, जितनी मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उससे मैं कुछ निचोड़ निकाल के अमृत की कुछ बूंदे आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। आपने मुझे बुलाया है, और आपके पीके टाइम्स का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने भी बताया, और कल अपनी और भी हमारी बातचीत होती रहती है कि लोग आजकल राजनीति या जो सुर्खियों में जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत होते हैं, करंट से जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर बहुत तमाम बातें करते हैं। क्राइम पर बहुत ज्यादा बात होती है आजकल। यदि सोशल मीडिया और मीडिया का यदि अपन किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा होती है, ऐसा विश्लेषण करें, तो सबसे ज्यादा बात होती है क्राइम पर, उसके बाद आती है राजनीति। लेकिन जो हेल्थ, जो कि हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी का है, यदि वो स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन मानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन आज आपको लगता है कि स्वास्थ्य के ऊपर लोग खुद के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाह है, या इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत कम बात होती है, और लोग इसको देखते सुनते भी कम है, या इसको लाइक भी कम करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आपको ऐसा लगता है? वर्तमान की जो जीवन शैली है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है। और आज के समय में जैसी मेरी सोच है, जैसी मेरी एक विचारधारा है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के समय में सबसे बड़ी जो चीज चल रही है वो है विचारों। जब पहले आपको पता हो तो अस्त्र शस्त्र से लड़ाइयां होती थी, उसके बाद के अंदर कुछ और चीजों के माध्यम से होने लगी, परमाणु से होने लगी। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी जो चीज है वो है विचारधारा। विचारधारा मेरी है, मेरी विचारधारा में मैं आपको किस प्रकार से ढालूं, तो इसके अंदर आज सबसे बड़ा हथियार है वो सोशल मीडिया का है। आप देखेंगे कि विचारधारा की हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद हैं, जो बचपन के अंदर नरेंद्र थे। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद एक विचार के माध्यम से ही बने थे। एक विचार ही था जो मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती बना गया। तो ये आज के समय में जो विचार है, विचारों की एक बहुत बड़ी महत्वता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों का जिस प्रकार से हनन हो रहा है। दूसरी बात करें हम जीवन शैली की, वर्तमान की जो जीवन शैली है वो अनियंत्रित हो गई। जीवन शैली हम जिस प्रकार से हमारे पूर्वज थे, और पूर्वजों के साथ में हम रहते थे, हमारे बड़ों के साथ में हम रहते थे, तो आजकल जो है परिवार भी आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार रहे नहीं।
अब एकल परिवार हो गए, तो परिवार के अंदर भी बड़े बुजुर्ग जो दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, हमारे बड़े ताऊ जी वगैरह, जो भी काका वगैरह जो भी होते थे, तो उनके माध्यम से, उनके आचरण के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो एक जो वातावरण होता था वो शुद्ध और सात्विक होता था और वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन आज चूंकि एकल परिवार हो गया है, इस कारण से हमें कुछ सीखने को मिलता नहीं है। पिताजी और माताजी अलग अलग, कोई बिजनेस में जा रहा है, कोई सर्विस में जा रहा है, तो आने वाले बच्चों को भी कुछ पता नहीं चलता। और सबसे बड़ा हथियार जो भी है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताता हूं कि भाई विचार, हमारा मन जो होता है ना, वो हमेशा दुर्गुणों के प्रति हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता है। मन कभी भी हमारा अच्छी चीजों के प्रति नहीं रहता। तो जिस प्रकार से भी सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह से अपभ्रंश फैल रहा है, जिस प्रकार से व्यभिचार फैल रहा है, जिस प्रकार से सामाजिक बुराइयां हैं, विचारों की प्रदूषण है, जिस प्रकार से फैल रहा है, हर बच्चे का, हर युवा का जो मन है वो उसके प्रति ज्यादा आकर्षण होता है। तो इस कारण से अब मैं आपको एक बताऊं, सुबह से लेकर शाम तक हम किसी विज्ञापन को देखते हैं तो हमारे रोम रोम के अंदर, अंतःकरण के अंदर और हमारे एक तरह से कहे तो विचारों के अंदर वो चीज आ जाती है कि हाँ ये चीज मतलब ये चीज। जैसे आप देखते होंगे कोलगेट का या कोई भी उदाहरण देख सकते हैं, तो उनके माध्यम से क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक विज्ञापन आता है तो हमारी विचारधारा यही बन जाती है, मतलब टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। तो वैसे वैसे है कि सुबह से लेकर शाम तक एक विचारों की सोशल मीडिया के माध्यम से श्रृंखला चलती रहती है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इसके साथ में उसका लगाव, अटैचमेंट हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि वो अपने जिस प्रकार से परिवार के साथ में, अपने इष्ट मित्रों के साथ में अपनी बात को कहते नहीं है। आज एक जो स्वतंत्र माहौल होता था वो स्वतंत्र माहौल नहीं है। बच्चे बहुत संकोची हो गए, अपनी बातों को कहते नहीं है। उन्होंने अपनी दुनिया एक फोन को ही बना ली है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पहले शुद्ध परिवार होते थे और नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जो क्यों आजकल बहुत सारी जो युवा पीढ़ी है वो ऐसे माहौल में पली बढ़ी है कि वो एकल परिवार में बढ़ी हुई है। तो क्यों आपने तो काफी पुराने लोगों से भी आपका अच्छा इंटरेक्शन रहता है और काफी इस विषय पर आपका अध्ययन चलता रहता है, तो आप ये बताइए कि शुद्ध परिवार आपने देखा भी है, शुद्ध परिवार क्यों महत्वपूर्ण है और शुद्ध परिवार थे तब छोटे बच्चे जो थे, युवा थे, उनको इसका क्या फायदा मिलता था और क्यों मतलब शुद्ध परिवार नहीं है फिर भी उसके फायदे क्या? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार है, तो मैं तो मानता हूं नगण्य लाभ है उसका, मेरी नजर में। और जहां तक संयुक्त परिवार था उसका बहुत बड़ा, आपने जो बात आज छेड़ी है, मुझे भी लगता है मुझे ये बात बतानी चाहिए। जो हमारे पूर्वज थे, जो वृद्ध थे, जिन्होंने उम्र ज्यादा ली है, वो अनुभवों का खजाना है, वो हीरे हैं। अपने जीवन का कितना कालखंड उन्होंने अपने अनुभव लेके बिताया। अब एक युवा उतने अनुभव लेगा तो अपनी जिंदगी पूरी खराब कर लेगा। तो वो जो अनुभव है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ब्रिज और बैरियर के माध्यम से, पुल के माध्यम से जो पकड़ संयुक्त परिवार के साथ में होती थी, एक दादा अपने पोते को, एक पिता अपने पुत्र को, वो सारे अनुभवों के खजाने हस्तांतरित करता था। वो संयुक्त परिवार आज नहीं है तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि कहा जाता है कि वो दादा है, उसके लिए उसका पोता या पोती है वो लास्ट मित्र होते हैं और पोते या पोती के लिए दादा उसका पहला मित्र होता है। बिल्कुल। तो लेकिन आजकल क्या है, जब वो दादा दादी दूर हो गए और वो क्या है शारीरिक दृष्टि से श्रम कम कर पाते, घर में बैठे रहते और अनुभव का वो आपने बताया खजाने, तो छोटे बच्चों को आराम से उनके पास बैठे रहते, दोस्ती करते, अच्छी अच्छी बातें बताते, उनका पूरा ध्यान रखते। लेकिन आजकल क्या है, कामकाजी मम्मी पापा दोनों हैं, घर में वो व्यस्त रहते हैं, घर के काम करते हैं, इधर उधर बार जॉब के चक्कर में चले जाते। तो छोटे बच्चों की जो परवरिश है वो अकेले और एकांत माहौल में होती है, या उनको बहुत, क्यों एकल परिवार है तो मम्मी पापा अकेले है, उनके बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत वो टाइम देते हैं और उसमें भी बहुत लिमिटेड। तो बच्चों की जो परवरिश है वो कितनी प्रभावित हुई है इस एकल परिवार के युग में? उसमें भी क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मम्मी पापा उसमें भी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। देखो अजय जी, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, कभी भी जैसे मेरी उम्र के लोग हैं, कभी भी बैठते हैं ना, बात हमेशा क्या करते हैं, यार हमारे जमाने में तो ये था, हमारे जमाने में तो वो था,
ये आने वाली पीढ़ी ये कोई काम की नहीं है, ये तो हम तो इतना काम कर लेते थे, हम तो ये कर लेते थे, हम तो वो कर लेते थे, लेकिन ये पीढ़ी कुछ भी नहीं कर पाती। इस पीढ़ी को कोसने की बजाय कुछ अपना स्वविवेक से आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें कि मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे क्या माहौल दिया था और मैं अपने बच्चे को क्या माहौल देगा। जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, तब मुझे लगता है कि ये जो एक पेरेंट्स का जो चिंतन है वो अलग हो जाएगा। आज हमें पीढ़ी को एक तरह से कोसने की बजाय उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी के साथ क्या व्यवहार किया था, मैंने उनको बचपन में देखा, वही माहौल मैं अपने बच्चों को दूं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, हर कालखंड के अंदर समय के साथ में कुछ चीजें परिवर्तित होती है, लेकिन मूल जो है वो मूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परंपरा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, संस्कार परिवर्तित नहीं होने चाहिए। ठीक है, समय के साथ में कुछ चेंजेस आते हैं। आज हमारा हिस्सा है टीवी है, मोबाइल है। मैं जब छोटा था अजय जी, मैं बताऊं, मेरे पास में ना तो टीवी थी ना मोबाइल था, तो मैं अपना समय कहाँ पर व्यतीत करता था? तो मैं अपना समय खेलने में व्यतीत करता था, दूसरों से बात करने में व्यतीत करता था। तो आज मेरी जो एक तरह से कहें एक दूसरे के साथ में मिलने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ज्यादा है मेरे बच्चे से भी। क्यों? मेरे बच्चे का दूसरा क्या है, आज के समय में जो शिक्षा प्रणाली है, जो भौतिकवाद है, जो हम लोगों ने माहौल क्रिएट किया हुआ है, वो इस हिसाब से ही किया हुआ है। बच्चे को पढ़ना 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 ही, और टीवी ज्यादा सा समय टीवी और मोबाइल के अंदर चला जाता है। बच्चे के पास में समय ही नहीं। आपको पता हो तो हमारे जो पूर्वज थे ना, एक तरह से मैं कहूं तो मतलब इतने ज्ञानी थे जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। उनका ज्ञान कहाँ से था? उनके पास में मोबाइल और टीवी नहीं थे, तब वो अपना समय कहाँ लगाते थे? अनुसंधान में लगाते थे। तो हमारे जो पूर्वज जो करके गए हैं, अगर उसको हम मेंटेन कर लें ना, सिर्फ उसको जैसा उन्होंने बताया वैसे पे चल जाए तो भी बहुत है। मेरा ऐसा सोचना है। मेरी और आपकी पीढ़ी ये लगभग लास्ट पीढ़ी है जो भी अभी हम जिस उम्र में है, जिन्होंने मोबाइल और टेक्नोलॉजी को आते हुए देखा, इसके बिना का भी समय हमने देखा है और इसके दौरान का भी देखा है। लेकिन जो अभी जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो इसी मोबाइल, टीवी, इंटरनेट पूरी तरीके से इसके अंदर ही उन्होंने जन्म लेते ही, समझ विकसित होते ही ये चीजें देखी। तो क्या जब वो बड़े होकर हमारे जैसे होंगे, थोड़ा सोचेंगे, विचारेंगे, तो क्या इस चीज पर विचार करेंगे भाई कोई ऐसा भी समय था जब ये इंटरनेट है, मोबाइल बिल्कुल नहीं था? कैसे विश्वास करेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात। इसमें क्या थोड़ा सा माता पिता को और अन्य लोगों को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे आपने बात छेड़ी है तो मैं बात बताऊं, मैंने इसी वर्ष मेरी बच्ची का एडमिशन एक गुरुकुल के अंदर करवाया है। तो इसके पीछे का उद्देश्य, उस गुरुकुल के अंदर ना तो मोबाइल है और ना ही टीवी, और वहां पर किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हम शास्त्र याद कर सकते हैं, हमारी सुबह से लेकर रात तक की क्या दिनचर्या हो सकती है, यज्ञ हमें जो हम भूल चुके हैं, यज्ञ हमारा प्रत्येक घर के अंदर जिस प्रकार से होता था, प्रभात के अंदर वेद की ऋचाएं गुंजायमान होती थी। ये पूरा जो अखंड भारत है, मैं एक बात करूं तो किस प्रकार से वेदों की ऋचाओं से गुंजायमान होता था, और उसके बाद में जो स्वर लहरियां चलती थी, उससे जो आसपास का वातावरण होता था वो कितना सात्विक माहौल होता था, कितना स्ट्रेस फ्री रहता था। ये एक सोचने का विषय। तो गुरुकुल के अंदर वो परंपरा है, तो इस कारण से मैंने प्रयास किया कि मेरी बच्ची को मैं वहां पढ़ लूं। तो मैं तो इतना ही प्रयास कर सकता हूँ आज के समय में। अब रही बात वो बच्ची वहां पर कितना पढ़ती है, कितना एक्सेप्ट करती है, कि कैसे उस दिनचर्या के अंदर ढलती है, वो एक समय के कालखंड में है, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल मैं जितना कर सकता हूं, तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों की शिक्षा के ऊपर अपना समय निकालें। देखिए, आजकल सब पेरेंट्स क्या सोचते हैं, मैं मेरे बच्चों के लिए कितना धन अर्जित कर सकूं, कितने मैं जमीन जायदाद उसके लिए अर्जित कर सकूं, ये हमेशा वो सोचते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देखो, अगर आपने धन संपदा खूब कर दी, अगर वो सुपात्र है तो उसको बढ़ा भी देगा, और कुपात्र है उसको वो पूरा जला ही देगा, नष्ट करवा देगा। लेकिन जब आपने उसको प्रति जो समय दिया है, जो संस्कार दिए हैं, जो हमारे आने वाली जो हमारे पूर्वज थे, उसके संस्कारों को आगे पल्लवित और पोषित करने के लिए आप संवाहक बने हैं, तो वो संस्कार कभी नष्ट नहीं होंगे, और उन संस्कारों के माध्यम से
आने वाले जितनी, क्योंकि देखो भारत है, भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारत के जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमेशा उन्होंने मानवता के कल्याण की बात की है, अपनी बात नहीं की है। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरे कष्ट दूर हो जाए, नहीं, पूरी मानव जाति किस प्रकार से कष्ट से दूर रहे, किस प्रकार से वो उन्नति करे, ये हमेशा वो बात कही है। तो हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है, जो उनका ज्ञान है, वो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे दे सकते हैं, कैसे वातावरण को क्रिएट कर सकते हैं, हम इतना प्रयास कर ले तो भी बहुत है, मुझे ऐसा। जैसा आपने बताया कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, फिर भी लोग आजकल के समय में बहुत सारा धन अर्जित करते हैं और मतलब कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हो ही ना। तो आपको क्या लगता है, उनको मतलब जो कहा गया है कि भाई पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो किस चीज का संचय करना चाहिए मतलब, और ये प्रश्न अभी क्यों बढ़ाया गया केवल धन का ही संचय करना चाहिए, ताकि जो हमारी पीढ़ी है या बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़े, ये प्रवृत्ति क्यों शुरू हुई? ये देखो अजय जी, इसके पीछे अगर आप गहनता में जाएंगे ना, तो जो अविवेकपूर्ण ज्ञान है, अविवेकपूर्ण ज्ञान जो है वो अभी बढ़ रहा है ना, उसी के कारण ये सारी समस्या है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो वर्तमान में मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है। मैकाले ने कहा था कि भाई भारत को हम इस प्रकार से गुलाम नहीं बना सकते, लेकिन उसकी शिक्षा को हम उसके ऊपर प्रहार कर सकते, अपनी शिक्षा उसके अंदर डाल सकते हैं, तो हम उनको गुलाम बना सकते हैं। तो आज भी हम, भारत आजाद तो हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो मैकाले की शिक्षा पद्धति वो अभी अभी हमारे डीएनए में है। जब तक वो पूर्ण रूप से जाएगी नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो अविवेकपूर्ण जो ज्ञान है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसको हमें थोड़ा सा गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब मैकाले की शिक्षा पद्धति चेंज हुई, उस समय पहले 7 लाख गुरुकुल के आसपास पूरे भारतवर्ष के अंदर चलते थे। और मैं आपको बताऊं, एक तहसील स्तर पर जिस प्रकार से हम आज कॉलेज की बात करते हैं, उस समय तहसील स्तर पर विश्वविद्यालय हुआ करते थे, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, जिसके अंदर पठन पाठन तो होता ही होता था, उसके साथ में किस प्रकार से उसका कौशल विकास हो, किस प्रकार से उसकी उन्नति हो, उस प्रकार के कार्यों के अंदर उसके अंदर समावेश उसकी पढ़ाई का हुआ करता था। साथ ही साथ में गो सेवा है, कृषि की बात है, वो सारी चीजें उस गुरुकुल के अंदर सिखाई जाती है। आप जो चीज बता रहे हो, कई लोग जो इसके विरोधी है, विचारधारा लोग, वो उनका कहना है कि ये जो शिक्षा पद्धति थी, ये समाज के चुनिंदा वर्गों तक सीमित थी और ये आम आदमी तक या आम आदमी के जो बच्चे थे उन तक ये शिक्षा सुलभ नहीं थी। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं आप? गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति तो आम आदमियों के लिए ही नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, गुरुकुल का कॉन्सेप्ट जो होता है, गुरुकुल के अंदर जो उसका जो प्राचार्य होता है, वो प्राचार्य अपने माध्यम से कभी भी शिक्षा, वहां पर जो वो होते थे वो ऋषि मुनि हुआ करते थे, और ऋषि मुनि कभी भी पैसे नहीं लिया करते थे। गांव के जो भामाशाह होते थे वो मिलके उस गुरुकुल को चलाते थे, इसलिए कभी भी शिक्षा से धन अर्जन करने का तो कोई कल्पना भी नहीं थी वहां पर। तो गुरुकुल जो चलता था वो गांव के भामाशाहों के माध्यम से चलता था, और प्राचार्य होते थे वो कभी भी शिक्षा के बदले में धन नहीं लेते थे। उनका एक ही कार्य होता था, बच्चों को शिक्षित करना और राष्ट्र के लिए समर्पित करके और उनको एक तरह से कहें सामर्थ्यवान बनाना, ये उनका काम हुआ करता था। तो गुरुकुल के अंदर तो ऐसी प्रणाली थी नहीं, लेकिन आज की जो शिक्षा पद्धति है वो अर्थ प्रदान है। कोई भी शिक्षा देना चाहता है वो बिना अर्थ के शिक्षा देना ही नहीं चाहता है। तो आज की जो शिक्षा पद्धति वो अर्थ प्रदान हो गई, और पहले की जो शिक्षा पद्धति थी वो ज्ञान प्रदान। मैं आपको अभी भी बताऊं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी आपके अध्यापक हैं, उनके हम जीवन भर आभारी तो रह सकते हैं, लेकिन एक गुरु के प्रति हम जीवन भर ऋणी रहते हैं। ये बहुत बड़ा। आजकल के जो शिक्षक है वो भी ज्यादातर खुद को गुरु कहलाना पसंद करते हैं कि भाई ये मेरा शिष्य है, मैं गुरु हूँ। तो आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे, गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है? जैसे जो आजकल स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्या वो भी गुरु है या वो केवल शिक्षक है? शिक्षक और गुरु का मूल अंतर क्या है? देखो, आपको मैं एक बताना चाहता हूँ, आपने भी सुन रखा होगा एक दो वो है ना, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद जो लिखा। तो जो गुरु होता है ना,
वो कभी भी एक जो शिक्षा एक तरह से वो तो धन का तो उपयोग करता ही नहीं है। इसके अलावा जो गुरु है, गुरु हमेशा शिष्य को अपने से ज्यादा सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास करता है। कभी भी उसको इस तरह से नहीं देखता है कि वो मेरे से ज्यादा कितना आगे बढ़ गया है। ऐसा वो देखता है कि भाई जितना मेरे से आगे अच्छा जा सकता है, लोगों का कल्याण कर सकता है, मानवता के लिए हितकारी हो सकता है, वो गुरु कहलाता है। आज के समय में क्या होता है कि शिक्षक ये देखता है कि मेरे को जितना अर्थ मिल गया उतना मैंने पढ़ा दिया, शिष्य की क्या समझ में आया उसको उससे कोई मतलब नहीं। दूसरे शब्दों में कहूं तो शिष्य का जो जीवन परिवर्तन है वो जिसके माध्यम से हो जाता है, मैं तो उसी को ही गुरु मानता। रहा गुरु ये हमेशा ये होता है कि बच्चा जब शिष्य जब चौराहे पे खड़ा है तो गुरु ये बताए कि तेरे लिए ये रास्ता यहां तक जाएगा, ये रास्ता यहां तक जाएगा और ये रास्ता यहां तक जाएगा। तब वो शिष्य कहता है मैं तो इधर जाऊंगा, तो इधर नहीं, अंगुली पकड़ के तेरे को ले जाता है कि नहीं तुझे इस रास्ते पे ही चलना, तो वो गुरु है। नहीं तो आजकल के शिक्षक क्या है, बच्चे को चौराहे पे खड़ा कर देते हैं, अब तू जाने, तेरा काम जाने कि इधर जाना है, उधर जाना है या उधर जाना है, जो मैंने करना था वो कर दिया। तो आज के समय में जो शिक्षक हैं वो गुरु बन नहीं सकते। और मैं तो ये चाहता हूं कि गुरु शिष्य की परंपरा अक्षुण्ण रहनी चाहिए, निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो गुरु है वो पहले के जो गुरु थे उस प्रकार से ही गुरु बने, जो ज्ञान परंपरा है उसको आगे बढ़ाए, बच्चे का सर्वांगीण कैसे विकास हो सके, उसको वो अपने जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त कर सके वो उसको प्राप्त करवाए, तभी वो गुरु कहलाएगा। नहीं तो वो शिक्षक ही कहलाएगा, अध्यापक ही कहलाएगा, या एक तरह से कहूं तो नॉर्मल पढ़ाने वाला ही कहलाएगा। तो आगे और तमाम हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा आपके पारिवारिक बैकग्राउंड पर बात करूंगा। आपके दादाजी है वो बाड़मेर के काफी जाने माने वैद्य रहे या आयुर्वेद के जानकार रहे। वैद्य जी की गली जिनके नाम से एक सड़क भी है। तो आप अपने दादाजी के बारे में थोड़ा बताइए, क्यों काफी सारे लोग जिन्होंने वैद्य जी की गली के नाम से सुन रखा है लेकिन आपके दादाजी के बारे में इतना विस्तार से नहीं जानता है। आपके पिताजी भी आयुर्वेद के जानकार है और अभी वो उस विषय पे काम कर रहे हैं। आप तीसरी पीढ़ी है जो योग, आयुर्वेद, गौ सेवा और समाज सेवा से जुड़ी है। तो थोड़ा अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में देखिए, मेरे दादाजी वैद्य श्री वल्लभ शास्त्री जी आज से लगभग 65 से 70 वर्ष पूर्व यहाँ बाड़मेर के अंदर आए थे। हम लोग मूलतः पिपाड़ सिटी के हैं, तो पिपाड़ सिटी से वो पहले डीसा भी गए थे, 2 साल वहां पे भी गए थे। लेकिन उस समय एक नदी चलती थी, बरसाती नदी थी, तो वो खूब बड़ी चलती, तो वहाँ आवागमन का साधन नहीं था, तो थोड़ा सा वो पिपाड़ से टच नहीं रहते थे, तो वहां से निकल के फिर बाड़मेर आए। तो एक तरह से कहूं तो बाड़मेर उनकी कर्म भूमि थी। और आपको मैं बताऊं, मेरे वास्तव में भौतिक रूप से तो अभी गुरु योग ऋषि स्वामी रामदेव जी है, लेकिन उनसे पहले जो मैंने गुरु थे वो मेरे दादाजी थे। और मैं आपको इसके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि परिवार के अंदर हमारा आचरण, व्यवहार, कर्म इस प्रकार से हो कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी और को आइडियल नहीं माने, हम हमारे परिवार के लोगों को ही आइडियल माने। तो ऐसा मैंने मेरे जीवन में उनके व्यक्तित्व के अंदर देखा। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किस प्रकार से होता है, तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की जो नींव मेरे अंदर पड़ी वो मेरे दादाजी के माध्यम से पड़ी। दादाजी आयुर्वेदाचार्य थे, उनके पास में 2 स्टेट के लाइसेंस थे, मतलब वो 2 स्टेट के अंदर चिकित्सक की भूमिका निभा सकते थे, एक तो गुजरात के अंदर और एक राजस्थान के अंदर। तो उस समय के अंदर गांधी चौक के अंदर एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी और उसके बाद में सिर्फ दादाजी चिकित्सक थे आयुर्वेद के। उस टाइम में सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल वगैरह बहुत कम हुआ, सिर्फ एक गांधी चौक के अंदर ही डिस्पेंसरी थी। और दादाजी की ये थी कि कभी भी उन्होंने किसी भी पेशेंट्स के फीस नहीं ली। आज आप जैसे डॉक्टर्स को वगैरह देखते होंगे तो उनका वो फीस का कल्चर रहता है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी फीस नहीं ली। यहाँ तक कि किसी के घर भी जाते थे ना तो वहां पर फीस नहीं लेते थे, और उसके बाद जो भी उनको दवा वगैरह देनी होती थी वो आयुर्वेदिक के माध्यम से देते थे। तो कभी भी कोई भी रात को 2 बजे भी बुलाता था, 4 बजे, क्योंकि मैं खुद स्वयं छोटा था तो मैंने उनको देखा तो किस प्रकार से
लोगों की सेवा वो कर सकते हैं, जो उन्होंने अपना प्रोफेशन चुना, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब लोगों के अंतिम व्यक्ति तक, बॉर्डर पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी वो पहुंचते थे। वो जांगा, पहले आपको पता हो तो जांगा चलती थी, तो जांगा में जाते थे, फिर उसके बाद में जांगा नहीं जाती थी तो ऊंटों पे चढ़ के जाते थे, और कहीं कहीं पैदल भी जाना पड़ता था। तो वो जाते थे और वहां के लोगों को जो भी उनकी समस्या होती उनका निदान करते थे और आते थे। तो ऐसी जो सेवा की भावना थी वो मेरे पनपी बचपन में, जैसे मैंने आपको कहा ना, हम अपने बच्चों के लिए वातावरण क्रिएट, तो मेरे दादाजी ने मेरे लिए वातावरण क्रिएट किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बैठा के वो उपदेश देते थे, अजय जी मैं बताऊं आपको, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने उनका अनुसरण किया। अब वो अपने जीवन में चाय नहीं पीते थे बिल्कुल ही, तो मैं भी नहीं पीता। तो वो प्याज लहसुन नहीं खाते थे, मैं भी प्याज लहसुन नहीं खाता हूं। मेरी एक जीवन में अमिट छाप है उनकी। सबसे बड़ी बात है, आदरणीय भुवनेश जी थे, मैं बहुत छोटा था। भुवनेश जी जैन है, जो राजस्थान पत्रिका में वगैरह में लिखते रहते हैं, नेहरू युवा केंद्र के बड़े अधिकारी। तो दादाजी को कोई एक सम्मान मिला था, तो रेलवे स्टेशन से लेके यहाँ पर वो आए थे, जैन भोजनशाला में कार्यक्रम था, तो उनका उद्बोधन था। उद्बोधन के अंदर उन्होंने कहा था कि वेद जी की पहचान क्या है, तो कि वेद जी की पहचान और उनका जो एड्रेस है, वो एड्रेस ये है कि रेलवे स्टेशन से रेल से उतरो, नाक की सीध में सीधे चले जाओ, और जहां पर जोरदार ठाकों की आवाज आए वहीं रुक जाओ, वही वेद जी का मकान। तो ऐसा परिचय था, ऐसे परिचय, मतलब मैं बहुत अपने, अभी भी मैं आपको बताते हुए अजय जी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उनकी जो एक अमिट पहचान थी, हंसना और हंसाना, वो कभी भी मैंने कह रहा हूँ जीवन में जो जो मैंने सीखा है उनसे, मैं वो बताता जा रहा हूँ आपको। जैसे सेवा का सीखा, नशा नहीं करने का सीखा, उसके माध्यम से, और बता रहा हूँ जीवन में किसी प्रकार की कैसी भी परिस्थिति आए, अपने को बिना उसका स्ट्रेस और तनाव लिए हम उस परिस्थिति को कैसे पार पा सकते हैं, उनको झेलने का सामर्थ्य भी मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरे दादाजी नहीं सकते। वो हमेशा हंसते और हंसाते रहते थे। उनके पास कोई भी पेशेंट आता था तो उनकी वो नब्ज देख के उनसे बात करते, उसके साथ में उसको कोई चुटकुला कहना है, कुछ बात में हंसाना है, तो उसकी उनकी जो हंसी थी ना, वो हंसी देख के ही आधा पेशेंट तो ऐसे ही ठीक हो जाता था। ये जो नब्ज देख के किसी का स्वास्थ्य जानना है, उसके बारे में बताना, ये क्या करना है? आजकल बिल्कुल ही लोग इसको भूल गए। जी, ये एक तरह से मैं कहूँ तो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने इसको क्या एक सूडो साइंस कह दिया था। सूडो साइंस मतलब सपेरों कान वगैरह, कान इस तरह से। तो हमारे पास में, मैंने जैसे बताया था आपको शुरुआत में, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत रिसर्चर थे और बहुत बड़े ज्ञाता थे। मैं कहता हूँ आज उसके मुकाबले हम दशांश भी नहीं, और उसको भी मेंटेन कर लें तो बहुत बड़ी। ये जो नाड़ी देखना है, सुगंध देखना है, ये नाड़ी, ये चीजें क्या बोलो, नाड़ी बिल्कुल वैज्ञानिक है, और कोई भी अपने जितने भी पूर्वज थे ना अजय जी, वो बिना वैज्ञानिक तथ्य के कोई बात नहीं करते। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भ्रम फैलाया सूडो साइंस का, ये कोई लेना देना नहीं। आप आयुर्वेद पे आएंगे तब भी मैं बताऊंगा, और उसके माध्यम से अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नाड़ी देखना, वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं आयुर्वेद के अंदर, आपको भी पता है। तो इसमें से किसी का भी असंतुलन होता है तो हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जो राइट साइड की जो हाथ है उसके अंदर, जैसे आप देखेंगे, मेरे भी ये नब्ज देखेंगे, तो ये वात, ये पित्त और ये कफ, ये 3 अंगुलियां हैं। ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये वात और ये पित्त वाला सेंट्रल है। अब इसको यहाँ देखते, अब आंखें बंद करें, चाहे तो कोई आंखें बंद कर सकता है, कोई आंखें नहीं बंद कर सकता है। अब इसका अनुभव करना है कि नाड़ी कैसे फुदक रही है। अब कई है, सांप जैसी चलती है, चूहे जैसी चलती है, ऊपर नीचे होती है। ये एक अनुभव है, ये लंबा अनुभव है। आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे विशेषज्ञ हुए थे जो नाड़ी के माध्यम से देखकर ये पता लगा देते कि आपने कल शाम को कौन सी सब्जी खाई। क्या बात है। हाँ, मैं ये ऐसा नहीं है कि कोई कल्पनाओं की बात कर रहा हूँ। लोग विश्वास नहीं करेंगे। लोग विश्वास करना ही पड़ेगा। आज के समय भी खूब सारे हैं। ऋषिकेश के अंदर कितने भी वैद्य मैं ऐसे बता सकता हूँ कि वो सब चीज आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर यहाँ तक कि क्या चिंतन, क्या मनन चल रहा है, वो भी बता देंगे आपको। ये तो भविष्यवक्ता ही हो गए। भविष्य देखो भविष्यवक्ता की बात नहीं कर रहा हूँ,
आपके आपने कौन सी सब्जी खाई, मतलब सब्जी का मतलब ये हो सकता है जैसे कोई आलू है, आलू से संबंधित कोई चीजें हैं आपने खाई, वो बता सकते हैं। आपके शरीर के अंदर क्या रोग चल रहा है, वात पित्त कफ। अब जैसे वात के कुछ चीजें वायु से संबंधित विकार हैं, तो अब वो वायु से संबंधित विकार के बारे में जानकारी दे सकते हैं। फिर आप भविष्यवक्ता ऐसा थोड़ी ना हो सकते हैं कि आपकी कल ये चीज हो जाएगी आपके साथ, वो भविष्यवक्ता कहलाते हैं। आपके साथ में क्या बीत चुका है, क्या आपके शरीर के अंदर आपकी नाड़ी क्या बोल रही है, वो बता सकते हैं। लोगों को तो अचंभा ही होता है। कई लोग पहले ऐसे बाबों के पास या बुद्धों के पास जाते तो वो कई चीजें ऐसी बता देते जो सच होती थी, तो लोग कहते अरे यार ये तो हुआ, इन्होंने कैसे बता दिया, फिर उनके ऊपर वो अंधविश्वास करते। देखो अचंभा तो होना ही है। मैं तो एक चीज ये भी कहता हूँ, आज की पीढ़ी को अगर आप ये बता दोगे कि हमारा जीवन तो बिना टीवी और बिना मोबाइल के था, तो उनको भी बहुत अचंभा लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपना जब से वो उन्होंने अपने शरीर को संभाला है तब हमेशा मोबाइल और टीवी देखी है, एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा है। बाकी तो किसी के लिए तो ये कल्पना ही थी कि प्लेन उड़ेगा। तो जब तक चीजें देखी नहीं जाती, अनुभव के आधार पर कहीं नहीं जाती। पर मैं आपको अभी भी विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ज्ञानवान थे, बहुत रिसर्चर थे। और मैं एक चीज बताऊं कि उन्होंने जो दिया है ना हमको, मैं तो यही कहता हूँ कि संभाल लें तो भी बहुत है, उसको आगे एम्बिशन ले जाएंगे वो तो एक अलग ही बात। मुझे एक चीज अभी याद आ गई, आजकल लोगों में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बिल्कुल बढ़ गए, तो किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कब उड़ जाऊंगा। मतलब किसी को ये अगले पल का भरोसा नहीं। वैसे तो कहते ही है, सच की बात है, अगले पल का भरोसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं छोटी उम्र के लोगों में, कोई डांस कर रहा है, कोई अन्य गतिविधि में व्यस्त है, कोई भाषण दे रहा है, अचानक हार्ट अटैक आ रहा है, सीधे ही या तो कोमा में जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, नहीं तो सीधे शुरू हो रहा है। लेकिन हमारे पूर्वजों की बात जब चल रही है तो ऐसे बहुत सारे आपने भी अनुभव किए होंगे और बहुत सारों को आप ऐसे जानते भी होंगे कि उनको अपनी मृत्यु का भी कहीं न कहीं आभास पहले हो जाता था। उनको लगता था कि मेरी मृत्यु आने वाली है, अंत समय नजदीक है, तो लोगों को पहले ही इसके बारे में बता देते, या बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते कि लोगों को बुला लेते हैं, अपनी परिजनों को बुला लेते हैं कि भैया मैं जाने वाला हूँ। तो क्या ये बात सच है कि लोगों को अपनी मृत्यु का भी पहले आभास हो जाता था? बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है कि उनको पहले ये चीजें होती है, ये सत्य होता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कितने अपन सात्विक है। बात आपने छेड़ी है और मुझे बहुत अच्छा यूं अब बातचीत करने में और थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मैं सहज महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तो जैसे क्या होता है कि आयुर्वेद के अंदर भी जैसे आंवला है, आंवले को रसायन मानते हैं। आंवले को हम जिस प्रकार से खाते हैं, कितना समय तक कितना लंबे खाते हैं उसके ऊपर उसका प्रभाव होता है। जैसे आपने 1 साल लगातार खा लिया तो आपकी स्किन पे ये प्रभाव पड़ेगा, 2 साल खा लिया तो आपके बाल हैं वो व्यवस्थित और अच्छे होने लग जाएंगे, 3 साल 4 साल खा लिया तो सफेद बाल है वो काले हो जाएंगे। ऐसा कैसा त्रिफला के संगत में होता है। तो ऐसे 7 साल से लेके 13 साल तक भी ये चीजें खाई जाती है। तो ऐसा होता है कि सरस्वती होती है जो बोलती है वो अपने जीभ पर ही आकर बैठ जाती है। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं। तो ये सब जो है वो एक तरह से तप, स्वाध्याय, चिंतन और परमेश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना, इसके माध्यम से ही ये चीजें अपने आप पनपने लग जाती है और हम लोगों को पता चलने लग जाता है कि हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, लेकिन कुछ चीजों का आभास होना। आपने भी कभी कभी ऐसा आभास किया होगा, अगर सात्विक आत्माएं है ना, ये इसका आहार पर ये बहुत बड़ा विषय छेड़ा है। वैसे आपने आहार के ऊपर भी इसका रहता है, किस प्रकार से आप आहार खाते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी सोच, विचार, आचरण। और जब योग पे आएंगे तब भी मैं ये बताऊंगा आपको। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर जो चल रहा है और आपको क्या आभास होने लगता है। जैसे कई चीजों में अपने को भी आभास, अरे यार आज ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है, ऐसा ऐसा आभास कभी कभी होता है। ये सात्विक आत्माओं के ऊपर होता है। जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार से हम परमात्मा की, ईश्वर की आराधना करते हैं, थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक भी हूँ तो इस ये भी चीज मैं बताना चाहूंगा। तो जितना परमेश्वर की आराधना करते हैं, जितना हम सात्विक भोजन लेते हैं, हमारे जितने सात्विक विचार होते हैं, हमारा जितना सात्विक आचरण होता है, उसके माध्यम से हमको पता लगने लग जाता है कि वास्तव में कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक, जहां तक आपने वापस मूल प्रश्न पे आता हूं, जब आपने कहा हार्ट अटैक होते हैं आज के समय में, हम बड़े बड़े फिल्म एक्टरों को, अभी कुछ समय पहले साउथ के एक्टर को भी वो
जब वो जिम के अंदर कुछ कर रहा था तभी उसके हार्ट अटैक आके, और वो सब मसल्स के, ये सब योग के अंदर, क्योंकि आज योग में क्या होता है, शरीर को लचीला बनाया जाता है। लोग आजकल, आप योग आयुर्वेद की भी बात चल रही है साथ में, तो लोगों का ये कहना है कि योग और आयुर्वेद है ना, ये तो ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी जो तुरंत मान लो किसी को दिक्कत हो जाए स्वास्थ्य संबंधित, तो योग और आयुर्वेद है ये मतलब गुणकारी नहीं है, उसमें एलोपैथी ही काम करती है। देखो एक चीज अजय जी, मैं कभी भी ज्ञान परंपरा का मैं कभी विरोध नहीं करता और आपके माध्यम से भी नहीं करता हूं, पर जो सत्य है वो सत्य है। सत्य ये है कि हम जब एलोपैथी की बात करते हैं, एलोपैथी के अंदर जो एक्यूट मैनेजमेंट की बात होती है वहां तक तो वो अच्छा है, लेकिन 90% चीजों में, बीमारियों में एलोपैथी की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये जो पैथियां है वे कैसे काम करती है, मैं ये भी आपको बता दूं। जो एलोपैथिक होती है वो सिम्टम्स के सिस्टम के आधार पर चलती है। आपने जाके अगर डॉक्टर को कहा मुझे बुखार आ रहा है, आपका ताप देखा उसने, गर्म है, शरीर गर्म है, इसको बुखार आया, वो बुखार की गोली दे देगा। तो ये होता है सिस्टम के आधार। और आयुर्वेद जो होता है वो चलता है सिस्टम नहीं और सिम्टम के आधार पर। जो आपने जैसे उनको बताया कि भाई मुझे ये बुखार आया है, तो वो आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं, वो देखते हैं कि वास्तव में इसके मूल कारण क्या है पीछे। तो उसके मूल कारण के अंदर जो हमारे शरीर का अंदर का जो सिस्टम है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मैं अपनी बात को वापस थोड़ा सा लूंगा, क्योंकि एलोपैथी के वो सिम्टम्स के आधार पर है और आयुर्वेदिक है वो सिस्टम के आधार पर। मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया था। तो आयुर्वेद इस प्रकार से चलता है। आयुर्वेद हमारे सिस्टम को, हमारे रूट को सही करता है। कि अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर अगर स्पष्टता बताऊं तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आपका ये हाथ है, इस हाथ के अंदर यहाँ पर दर्द है, इस दर्द से क्या होता है, नर्व इंपल्स चलती है जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है कि हाँ हमारे यहाँ पर हाथ में दर्द हो रहा है। अब आपने एलोपैथिक गोली खाई तो अब क्या होता है कि जो ये ब्रेन को मैसेज देने वाले इंपल्स चलते हैं वो यहीं पे ब्लॉक कर देगा। यहीं पे ब्लॉक कर देगा तो हमें ऐसा लगता है हमारे यहाँ दर्द है ही नहीं। लेकिन जब आयुर्वेद बात करते हैं तो आयुर्वेद क्या करता है, इस इंपल्स को नहीं ब्रेक करेगा, लेकिन वास्तव में यहाँ पर दर्द क्यों है, चाहे मसल्स पेन है, मसल्स के ऊपर चोट आई है, या कोई हड्डी पे चोट आई है, या कोई स्किन्स के ऊपर कुछ असर हुआ है, तो उसके जो मूल है उस मूल को ठीक करने का काम है वो आयुर्वेद करता है। अब एलोपैथिक और आयुर्वेद ये तो मैंने अलग बताया, लेकिन एक कदम और आगे चलते हैं। जो आयुर्वेद है वो आयुर्वेद क्या बताता है कि केवल और केवल आप रुग्ण होके आए हैं तभी आपकी चिकित्सा करनी है, ऐसा नहीं है। आप रुग्ण हो ही नहीं, आप बीमार ही नहीं पड़ो, तो ऐसी आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या है वो भी बताने का प्रयास आयुर्वेद करता है। इससे भी एक कदम और आगे जाएं, वो है योग। तो योग क्या करता है, हमारे शरीर को भी अच्छा करता है, हमारे मन को भी अच्छा करता है और हमारी इंद्रियों को भी अच्छा करता है। तो मैं तो समझता हूं इस पूरी पेथी के अंदर जो योग है वो अपने आप में कोहिनूर का हीरा है, लेकिन हम लोगों ने उसको कांच का टुकड़ा बना दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि योग तो केवल जो शहर के लोग होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं या जिनका काम ऑफिस से रिलेटेड या ऐसा होता है बिजनेस से रिलेटेड, वो जो लोग जिनका चलना फिरना बहुत कम होता है, एक जगह पे बैठे रहते हैं, उनको योग करना चाहिए। जो गांव के लोग होते हैं, मजदूर हो गए, किसान हो गए, ऑलरेडी दिन भर काम करते हैं, उनको योग की जरूरत ही नहीं है। और योग का मतलब उनका केवल कसरत से, मतलब शरीर चलता रहता है। तो योग की जरूरत किनको है और योग क्या है, थोड़ा सा देखो योग, अजय जी मैं ये कहता हूँ योग की जरूरत वैसे सबको ही। जो ये कहते हैं ना कि मैं सिर्फ काम करता हूँ तो मुझे योग की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि योग को उन्होंने समझने की बहुत बड़ी गलती की। योग को स्वास्थ्य की दृष्टि से जोड़ते हैं, ये हमारा और योग का सबसे बड़ा अपमान है, हमारे ऋषियों का अपमान है, जो महर्षि पतंजलि का अपमान है, जिन्होंने योग की इतनी बड़ी विधा दी है लोगों को सामने, पूरे विश्व को आज से 5000 वर्ष पूर्व जिन्होंने इस ज्ञान परंपरा को एक तरह से कहें तो परिलक्षित किया है, लेकिन आज के समय में इसकी कोई भी वैल्यू वो मानते नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ योग को केवल और केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से जोड़ना ये योग का सबसे बड़ा अपमान है। योग से हम क्या कर सकते हैं, योग से हमारी गुणात्मकता को बढ़ा सकते हैं, योग से हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, योग से हमारी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। ये योग के बड़े लाभ हैं
आप कैसे बढ़ोगे? आप मुझे बताओ, आपकी पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी? काम करने से बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? और मैं बताता हूँ आपको कि आपको गुस्सा क्यों आता है। लोग तो यही कहते हैं कि हाथ इधर उधर घुमाना, शरीर को मरोड़ना, जैसे कि हम पानी कुएं से पानी खींचते हैं या कहीं कोई चीज बाहर उठाते हैं या खेजड़ी पे चढ़ते हैं या पशुओं के पीछे भागते हैं या खेत में काम करते हैं, तो वो सब योग ही है। ऐसा है, देखो वो योग नहीं है, वो सिर्फ व्यायाम है। एक व्यायाम और योग में बहुत बड़ा फर्क है। योग के महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जैसा कि आप जानते हैं, यम के भी 5 प्रारूप है, नियम के भी 5 प्रारूप है। उसके बाद में आसन आ जाता है जो शरीर को स्वस्थ करता है, फिर प्राणायाम आता है जो प्राण को पुष्ट करते हैं, उसके बाद में प्रत्याहार जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को एकाग्र किया जाता है अपने भीतर की ओर। प्रत्याहार, धारणा किसी एक बिंदु के ऊपर एकाग्रता होती है। फिर ध्यान, धारणा जब लंबे समय चलने लग जाती है तो वो ध्यान बन जाती है, और ध्यान के माध्यम से ही उसकी लास्ट में जो सिद्धि की प्राप्ति होती है वो अष्टांग योग के माध्यम से प्राप्त होती है। तो महर्षि पतंजलि ने उस समय ये चीजें बनाई थी, तो वो तो पागल तो थे नहीं, इतने बड़े रिसर्चर थे, तो उन्होंने चीज बनाई। तो योग और व्यायाम को एक अलग चीज में देखना पड़ेगा। यम नियम से शुरू होते हैं और ठेठ लास्ट में ध्यान और समाधि तक हम लोग जाते हैं, उसमें आसन और प्राणायाम बीच में आते हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं आपको देखो बहुत सी चीजें बता दूं आज के समय में, और अब आपको जैसे गुस्सा आता है, अब हमेशा देख लेना आपको गुस्सा कब आता है, जब आपकी सांसें असंतुलित है, तभी आपको गुस्सा आएगा। कभी योगी पुरुष को आप देखना, योगी पुरुष होता है, देखो उसके अंदर गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब कहा है तब उन्होंने यही कहा था कि मतलब जिसके अंदर उसकी इंद्रियां संतुलित रहती है वही योगी है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय सिद्धय समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को कि जो समभाव में रहता है वही योगी है। तो समभाव में कैसे? अगर आपकी सांसें असंतुलित है आपको गुस्सा आ जाएगा, आपकी सांसें असंतुलित है आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, जीवन में कैसे परिवर्तन आ सकता है। आपकी सांसें असंतुलित है आप जीवन में कोई भी चीज का डिसीजन नहीं ले सकते। आपकी सांसें असंतुलित है आप रुग्ण और बीमार पड़ जाओगे। आपकी सांसें असंतुलित है आप धैर्यवान नहीं रह सकते। तो सांसों को संतुलित कौन करेगा? आप जितने भी खेत में काम करो, मैं ये नहीं कह रहा खेत में काम करना अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन मैं योग की बात कर रहा हूं। योग ऐसी चीज है जो आपकी विचारधारा को, आपके आचरण को, आपकी व्यवहार को, आपके व्यक्तित्व को, सबको परिवर्तित कर सकता है। तो वो योग ही कर सकता है, बाकी चीज नहीं कर सकता। तो समत्व योग उच्चते में मैं आता हूं, समभाव में रहने वाला ही योगी है। और योग का मतलब मैं आगे और बताता हूं आपको। जिस प्रकार से लोग कहते हैं ना कि भाई ये तो लंबा प्रोसेस है, और वो आपने जैसे शुरुआत में कहा था एलोपैथिक में तो वातो हाथ रिजल्ट मिलता है। जब मैं आपको कहता हूं जब हार्ट अटैक पे ही आता हूं, एक क्षण का गुस्सा, एक क्षण का क्रोध, एक क्षण की पीड़ा आपको हार्ट अटैक के माध्यम से, ब्रेन हेमरेज के माध्यम से मौत के घाट उतार सकती है। तो एक क्षण का विश्वास और एक क्षण का योग आपको सारे दुखों से, आपके सारे कष्टों से, आपके सारे बीमारियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं दे सकता। यहां पर आपको विश्वास करने वाली बात है। योग के माध्यम से हम, प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को पुष्ट कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसी विधा हो तो मुझे बताइए। पूरे संसार को मैं आपके माध्यम से चैलेंज करके पूछता हूं, योग के अलावा ऐसी कोई विधा है जो इंद्रियों को वश में कर सके? योग के अलावा ऐसी विधा है जो व्यक्ति के विचार को परिवर्तित कर सके? योग के अलावा ऐसी कोई आज के समय में विधा है क्या जो उसका जीवन परिवर्तित कर सके? बताएं मुझे कोई भी। हाँ ठीक है, आपका शरीर रुग्ण हुआ तो एलोपैथिक ने इलाज कर दिया। मैं एक चीज आगे बढ़ के कहता हूँ, आयुर्वेद भी बहुत बढ़िया है क्योंकि वो प्रकृति से ही भगवान ने दिया वही चीज। लेकिन योग इससे भी आगे बढ़कर है। योग हमारे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, योग और ध्यान एक है कि आपस में कितने अलग? कई लोग योग और ध्यान को लेकर भी कंफ्यूज है। देखो आपने बहुत बढ़िया, जैसे ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, योग कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। देखो मैं ये आपको बताऊं, जब महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिए है ना, तब लास्ट में जाके ध्यान और समाधि दी है। लेकिन आज के समय में मेरा किसी का कोई विरोध नहीं है
सब अपने अपने जगह पे सब अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने क्या है कि ध्यान लगाने के लिए लोगों ने एक कुछ वातावरण क्रिएट कर दिया है कि ऐसे करेंगे तो ध्यान हो जाएगा, वैसे करेंगे तो ध्यान हो जाएगा, इस प्रकार से आप हमारे पास आएंगे तो ध्यान आपके अंदर स्वतः ही होने लग जाएगा, ऐसे पिरामिड के नीचे बैठेंगे, ऐसे समूह में बैठेंगे, ऐसे ऐसे समय में ध्यान होगा, इस समय ध्यान होगा, उस समय ध्यान नहीं होगा। ये सारे वातावरण क्रिएट करने के हैं। जब महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि आप ये 7 अंगों को पहले पार करोगे तब ध्यान के अंदर प्रविष्ट करोगे, तो महर्षि पतंजलि, अभी भी कहता हूं, ऐसे वो मूर्ख प्राणी तो थे नहीं, इतने विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत कुछ सोच के ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि बनाए। फिर भी मैं कहता हूं कि आज के समय में ध्यान जो है चीज वास्तव में हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और मैं आपको कहता हूं आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, आपके स्ट्रेस तनाव को खत्म करने के लिए, और यहाँ तक कि एक बात अच्छी छेड़ी है ध्यान की, तो मैं आपको और एक चीज बता, हमारे अजय जी भारतवर्ष के अंदर नोबेल लॉरेट पैदा क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? कारण यही है कि हमने इजराइल में बहुत होते, इजराइल बहुत बात की, इजराइल बहुत छोटा देश है, अपने वर्ल्ड में जितना ही लगभग क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया के आधे लगभग नोबेल है वो इजराइल के। बिल्कुल है। इजराइल और यहूदी, वो केवल यहूदी ज्यादातर वहीं रहते हैं। तो इसके पीछे वहां क्या है? वहां कारण ये है कि उनको सोचने विचारने की जो है वो स्वतंत्रता दी हुई है। वो मतलब हमने तो क्या किया, यहाँ हमारे बच्चा जब पैदा होता है ना तब हम उसको परिधि में बांध देते हैं कि तू इस परिधि से आगे नहीं सोच सकता। अब जैसे न्यूटन ने लॉ का नियम दिया, न्यूटन लॉ आप जानते ही हैं, तो उसने क्या है, वो प्रकृति के पास में जाके पेड़ के नीचे बैठ गया, सो गया था, जबकि वो 1 नंबर का वो ठूठा था, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में कहें तो उसको कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। वहां जाके वो एप्पल के जो है वो नीचे गिरता है, तब वो उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, उसको देखे देखे याद आया ये एप्पल ऐसे नीचे गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया? हाँ, ऊपर क्यों नहीं गया? तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या उसने बैठे बैठे दिया। पत्थर भी हम ऊपर फेंकते ऊपर वापस नीचे क्यों आता? हाँ, तो मैं एक चीज आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चे को न्यू अन्वेषण के लिए कुछ भी सोचने का हम अवसर ही नहीं देते। हम शिक्षा प्रणाली हमारी क्या है, जो हमारे पहले वालों ने कोई जानकारियां जुटाई है ना, बस उसका जानकारियों को आगे संप्रेषित करने का काम आज की शिक्षा पद्धति कर रही है। उस दी हुई शिक्षा के माध्यम से उस बच्चे ने किस प्रकार से न्यू इन्वेशन करना है, किस प्रकार से वो अपनी मौलिक सोच को आगे बढ़ा सके, ऐसा कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं किया, इसलिए हमारे नोबेल लॉरेट पैदा नहीं होते। थोड़ा मैं वापस मुद्दे पर आऊंगा। योग के साथ, आयुर्वेद के साथ एक स्वस्थ खान पान, अच्छा खान पान और जीवन शैली, ये क्यों आजकल की जो जिंदगी है वो लोगों की बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी है। लोग चाहे इंटरनेट में हो, मोबाइल में हो, सोशल मीडिया में हो, या फिर काम के सिलसिले में भी बहुत सारे लोग हैं, धनार्जन की दृष्टि से भी बहुत बिजी रहते हैं। तो ऐसे टाइम के अंदर खान पान हमारा कैसा होना चाहिए और किस तरीके का गलत खान पान से बचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी जीवन शैली है वो इस आपाधापी वाली जिंदगी में भी किस तरीके से मेंटेन करें ताकि लोग स्वस्थ रहें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि योग के संदर्भ में भी अगर बात करें ना, तो केवल योग नहीं है, केवल योग के साथ में एक आहार भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ में आपकी निंद्रा, जो आप सोते हो, स्लीपिंग टाइम है, किस प्रकार की स्लीपिंग है, वो भी आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर डालती है। जहां तक आपने भोजन की बात की है, अजय जी मैं बताऊं, मैं खुद भी चाहता हूं मैं अच्छे से अच्छा भोजन करूं, आप भी चाहते हैं अच्छे से अच्छा भोजन करें, लेकिन आज का जो समय है वो अडल्ट्रेशन का है। कितनी भी अच्छी चीज है, आप कह देंगे मैं फल फ्रूट खा रहा हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ, लेकिन सारा केमिकल से पकाया। हमें मूल में जाना पड़ेगा, मूल में परिवर्तन करने पड़ेंगे, हमें पर्यावरण को पोषित करना पड़ेगा। और जो हमारी धरती, जिसको हम भारत माता कहते हैं, और उसको जहर पे जहर पिलाए जा रहे हैं हम लोग, उस भूमि की उपजाऊपन को हमने खत्म कर दिया है। जो हमारी गो आधारित कृषि थी उसको खत्म कर दिया है। जब हम वहां पे हम अपने मूल को अगर सही नहीं करेंगे, तो मैं ऊपरी तौर पर अगर मैं आपको अभी कह दूं कि हाँ फ्रूट्स खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, सलाद खाने चाहिए, भोजन किस प्रकार से करना चाहिए, भोजन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, लेकिन जब तक हम उस मूल को सही नहीं करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो हम ये चाहते हैं कि उस मूल को हम सही करें।
तो जितने भी हमारे आपके माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे फार्मर हैं, कृषक हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो आप लोग खाते हैं, जो हमारे बच्चे खाते हैं, वो आपके बच्चे भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। तो ऐसा जहर उसके अंदर ना डालें, जो उस धरती माता के माध्यम से उगने वाले जो भी धन धान है उसके माध्यम से और लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आपको पता है आज के समय जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक नैनो टेक्नोलॉजी दी थी, एक बीज के माध्यम से हम कितना बड़े लोगों का भरण पोषण कर सकते हैं। तो एक नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चीजें हैं उसमें अंदर केमिकल का उपयोग ना करें, पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना करें, धरती के उपजाऊपन को गो आधारित कृषि करके बढ़ाएं, और उसके बाद में उसके माध्यम से जो आपके धन धान्य हो गए उनको आप खाएं, तो वो अच्छा रहता है। आप जैसे खाने की बात की है तो मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठे, वो सबसे बढ़िया है। सूर्य जब उदय होता है उसके 2.5 घंटे के पश्चात, इस 2.5 घंटे के अंतराल में और 2.5 घंटे के पश्चात आप भोजन आप करते हैं, गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन, तो वो आपका पच जाएगा। क्योंकि इसके अंदर एक साइंटिफिकली रीजन भी है कि जो हमारा एक तरह से कहें जठर अग्नि है, जठर अग्नि कहते हैं, जो अमाशय के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जिसके कारण भोजन का पाचन होता है। वो क्या होता है कि जब सूर्योदय होता है उससे 2.5 घंटे के अंदर वो उसका स्त्रवण ज्यादा होता है, तो आप उस समय कोई भी भोजन करेंगे वो पच जाएगा। ऐसा एक ऐसा समय शाम को भी आता है जब सूर्यास्त होता है उससे 45 मिनट पहले, तब आप भोजन करते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे इन्होंने ऐसे नहीं कहा था कि भाई सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लो। क्यों कहा था? वो इसीलिए कहा था, यही आयुर्वेदिक प्रणाली है, इसीलिए कहा था कि जब वो समय होता है उस समय में जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, उस समय आप भोजन करोगे तो आपका पाचन हो जाएगा। तो ये समय श्रेष्ठ समय है भोजन करने का। अब भोजन कैसा करें? भोजन के अंदर आपके पास में जो भी थाली आई है वो सबसे पहले जिसके अंदर मतलब जो कम से कम पका हुआ भोजन है, तो शरीर के लिए अच्छा है, उस भोजन को सबसे पहले करना है। जैसे आपके भोजन में अंदर सबसे पहले सलाद आ गई, तो सलाद को बिल्कुल पकाया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले सलाद को खा लो। हम लोग क्या करते हैं, उसमें देखते हैं मिठाई, ये रसना, इस जीभ को क्या अच्छा, ये 4 इंच की जीभ है लेकिन पूरे शरीर को नुकसान देती है और पूरे शरीर का एक तरह से कहूं तो खात्मा कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो सलाद है, जो फ्रूट है, जिसको कम से कम पकाया हुआ है, वो भोजन हमें ग्रहण करना है। ये एक सिस्टम। सुबह सुबह जो होता है वो पेट के अंदर अच्छा भोजन डालें। अच्छा भोजन का मतलब क्रूड भोजन, जो कम से कम पकाया हुआ भोजन हो वो डालें। उसके बाद में आप जो भोजन ले, तो मैंने बताया आपको जो क्रूड ड्रग हो उसमें क्रूड तरह से हो, मतलब कम पकाया हुआ हो वो भोजन ले, और अधिक पकाया हुआ हो उसको सबसे लास्ट में ले। शुद्ध और सात्विक भोजन करें। किसी भी प्रकार के एक तरह से कहूं तो नॉन वेज चीजों का उपयोग ना करें, कोई नशा पता ना करें, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमें हमारी मशीन है, और इस शरीर के अंग भी ये जीवित, भगवान ने बहुत बड़ी अनुकंपा हुई है कि जो हमारे इस जीवन को दिया है, शरीर को दिया है, शरीर के अंदर के जो अंग है, कभी भी उनका सोच के देखना। आप जो एसिडिक नेचर का सबसे ज्यादा भोजन आज के करते हैं, मोमोज, कोकोज, चाउमीन, फाउमीन, हॉट डॉग, वो सैंडविच, वो सब जो पके पकाए इतने तेल से भुने उस शरीर के अंदर डालते हो, वो बेचारे अंग अजय जी बहुत तड़पते हैं और बहुत माफी मांगते हैं और भगवान को पूछते हैं कि किस शरीर के अंदर मुझे डाल दिया, कि किस शरीर के अंदर डाल दिया मुझे, इस तरह से मुझे ये परेशान कर रहे हैं। और मुझे तो फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे वो हार्ट अटैक के रूप में, लीवर फेल्यूर के रूप में, किडनी फेल्यूर के रूप में, ये सारी चीजें आती है। आपने जो टाइमिंग वाला है, थोड़ा मैं बीच में आपको बोल रहा हूँ कि आपने कहा सुबह का भोजन है वो अच्छा करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, लेकिन आजकल होता क्या है, लोग पहली बात तो रात को बहुत लेट सोते हैं, तो उठते ही लेट है। 7 बजे से पहले ज्यादातर आज के युवा उठते नहीं, 7, 8, 9 जैसी अनुकूलता होती है, 7 से पहले नहीं उठते हैं, 9 तक भी 10 तक भी लोग उठते हैं। उठते ही सबसे पहले चाय पियेंगे, चाय पियेंगे उठते ही, तो 12 बजे तक उनको खाना नहीं खा सकते, फिर हल्का फुल्का वो 12 बजे नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर वो खाना भरपूर खाते हो, रात 11-12 बजे सब इधर काम काज से फ्री हो जाएंगे, तो सोने से पहले होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे या घर पे भी आएंगे, तो दबा कर खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे, या जो नशा भी करते हो रात को नशा करके फिर खा के सोते हैं। तो ये जो नई जो जीवन शैली है, जो पद्धति है, ये कितनी घातक है और इससे लोगों को कैसे बचाना? ये बहुत घातक है अजय जी। जब हमारे पूर्वजों ने कह दिया था कि सूर्यास्त से पहले ही खा लो, उसके बाद में भी सूर्यास्त तो चला गया,
आज के लोगों समय ने इसके पीछे भी कुतर्क कर लिया। लोग कह रहे हैं कि भाई सूर्यास्त से पहले खा लो, इसलिए कहा था कि पहले के टाइम में लाइट नहीं थी, तो लोग के खाने के टाइम में कोई साथ में कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं जाए, तो उन्होंने कह दिया कि भाई सूर्यास्त से पहले खा लो ताकि दिखता रहे। नहीं, ये तो कुतर्क ही है बिल्कुल, क्योंकि उस समय भी क्या चिमनियां वगैरह नहीं थी क्या, लालटेनें नहीं थी क्या, कुछ ना कुछ। यहाँ तक कि उससे पीछे चले जाओ तो अपन वो मशाले जला के भी तो हम प्रकाश करते ही थे ना, ऐसी बात तो है नहीं। तो ऐसा, और इससे बढ़िया बात बताऊं, चांद की रोशनी में पहले के पूर्वज है ना वो सुई पो लेते थे, तो दिखने की बात और वो तो सब आप छोड़ दीजिए। उन्होंने जो तर्क दिया है उसके सब के पीछे वैज्ञानिक तथ्य ही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना आप रात को भोजन करोगे उतना आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के अंगों के लिए वो नुकसानदायक। ये जो सुबह आपने उठने की प्रवृत्ति की ना, अभी मैं कहता हूँ आपके माध्यम से जो भी युवा देख रहे हैं, मैं उन सबको कहता हूँ, आप सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कीजिए। तब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप 5 बजे के बाद तो आप तो उसमें आपके जो बेड है बिस्तर में रह ही नहीं सकते, ये मेरा दावा है। सात्विक भोजन और सूर्यास्त से पहले भोजन किया हुआ लेट तक सो ही नहीं सकता। ये आज मैं आपके माध्यम से अजय जी सबको कहना चाहता हूँ, ये करके देखो आप। ऐसा तो मैंने एक जो हमारे अक्षय कुमार है, फिल्म भी रहता है, उनके ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं ना, आज भी ऐसी जिंदगी लोग जीते हैं, तो उनको बड़ा अजूबे की तरह देखते हैं। देखो अक्षय कुमार है, वो 9 बजे से पहले पहले खा के सो जाते हैं। हम क्या है, हम भेड़ चाल हो गए, हम अपना स्वविवेक खो चुके हैं अजय जी। हम ये देख चुके हैं कि हाँ अजय जी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया, जो वो करते हैं वो वैसा हम कल्चर अपनाने लगते हैं। जो फिल्मी स्टार वगैरह हैं उनकी ज्यादातर कॉपी करते हैं। मैं कह रहा हूँ कॉपी करते हैं, आप अक्षय कुमार की कॉपी क्यों नहीं करते? आप दूसरे हीरो हीरोइन की जो आप कॉपी कर रहे हो, तब आप अक्षय कुमार की कॉपी क्यों नहीं करते? वो 3 बजे उठने वाला आदमी। हमारे पतंजलि के मेरे गुरुवर हैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, कई बार उनके साथ में मुझे उनकी दिनचर्या देखने का अवसर भी मिला और उनके साथ रहने का अवसर भी मिला। जो साथ रहता है वो अच्छे से बता पाता है। तो मैंने भी अभी सीकर के अंदर एक शादी थी, उसके अंदर मैं उनके शाम को 4 बजे से लेके रात्रि के 11:30 बजे तक मैं उनके साथ में था। फिर वो जयपुर से उड़ते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से वो हरिद्वार से गाड़ियां आती है, फिर वो हरिद्वार पहुंचते हैं सुबह के 3:30 बजे, और 3:30 बजे पहुंच के और वो सीधा अपना फ्रेश होके स्नान करके और 4:30 पौने 5 बजे वापिस योग के मंच पे आ जाते। मतलब पूरा दिन का सर्कुलेशन, 3 बजे उठे हुए पूरा दिन चल रहे हैं, पूरी रात चल रहे हैं, और उसके बाद में भी वो क्या है, अपना सुबह का सत्र कर रहे हैं, कोई नींद नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कहाँ से एनर्जी आती है? एक चीज हमेशा अजय जी बात गांठ बांध लेना, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी कहता हूँ, ज्यादा खाने में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं। आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो नैनो टेक्नोलॉजी की बात की है, तो नैनो भोजन की भी बात है। थोड़ा उसके ऊपर बताइए। वो एक है ना आयुर्वेद में के आधा खाओ, पानी को दुगना करो। बिल्कुल, आयुर्वेद के अंदर कहते हैं कि जितना आपको भोजन की आवश्यकता है या भोजन की इच्छा है, उसका आप 50% खाएं, 25% आप हवा के लिए और 25% पानी के लिए जगह छोड़ें, तब आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और उसमें भी एक है कि एक भुक्तम सदा आरोग्य, मतलब एक बार व्यक्ति जो करता है भोजन, वो हमेशा उसका शरीर स्वस्थ रहता है। दिन में एक बार। अजय जी, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपके परमात्मा ने जो जीवन दिया, मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, आज जो भी आपकी और मेरी इंटरेक्शन हुई है, तो योग, आयुर्वेद और आहार के माध्यम से अगर जीवन का परिवर्तन में एक व्यक्ति का भी कर सकता हूं अपने इस संवाद के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य और मेरे जीवन की सार्थकता है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो छोटा सा भोजन है, कम भोजन है, वही आपके जीवन के अंदर ऊर्जा देता है। देखो, ज्यादा भोजन करने से मतलब नहीं, भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक टाइम का जो भोजन करता है वो सदा। आज के लोग पचाने वाली इस बीमारी से बहुत दुखी है, होंगे, तो बहुत बड़ी बीमारी होंगे। सबसे बड़ा कारण है एसिडिक नेचर। हम जो है वो एसिडिक नेचर का भोजन सबसे ज्यादा कर रहे हैं आज के समय। जो मैंने आपको नाम बताए इतने सारे, वो सारे एसिडिक नेचर के हैं। ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा चरपरा, ज्यादा तेल वाला, ये सब एसिडिक नेचर के हैं। और एसिडिक नेचर के माध्यम से ही
आपका जो है ब्लड के अंदर एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, इसी के माध्यम से आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हार्ट अटैक की शिकायत है, आपके जो किडनी फेल्यूर है, वे सारे इसके माध्यम से ही आपके शुरू होते हैं। फिल्ट्रेशन खत्म हो जाता है, लीवर अपना काम करना बंद कर देता है, तो सारी चीजों की समस्या ये हो जाती है। आज के समय में युवाओं का तेज रोज खत्म होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है कि वो अपने समय से पहले बुढ़े लगने लग जाते हैं। आपको पता हो तो पहले 100 साल, 100 साल लोग जीते थे। तो एक समय का अगर आप भोजन करेंगे, मैं खुद भी चातुर्मास करता हूँ। चातुर्मास का मतलब पूरे 4 महीने वाला चातुर्मास। कहीं होते हैं सनातनी या कोई भी होते हैं, वो करते हैं। हाँ, वो 1 महीने का, 1.5 महीने का करते हैं, कुछ 4 महीने का। चातुर्मास में क्या होता है? चातुर्मास में अलग अलग है। चातुर्मास जो है वो साधना पद्धति है। आप सबसे तप करें, साधना करें, और एक तरह से कहूं तो शरीर को शुद्धिकरण की क्रिया जो कह सकते हैं वो इसके माध्यम से होती है। तो मैं भी करता हूँ, तो 4 महीने का उपवास भी रहता है और थोड़ा सा मैं तप करता हूँ, उसके साथ में थोड़ा सा भगवान का चिंतन भी करता हूँ और कुछ उसकी उपासना भी करता हूँ, और एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उस कार्य को मैं करता हूँ। इसमें महत्वपूर्ण बात ब्रह्मचर्य की। तो ब्रह्मचर्य का पालन करके चातुर्मास करते हैं। हमारे बहुत लंबी बातें हो जाएगी अजय जी, बाकी हमारे जो पूर्वज थे, कुछ लोग तो कहते हैं ये इतना खाने के ऊपर वगैरह, इतना ये करो वो करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चिल करो, जो भी मिलता है खाओ और मौज करो, क्योंकि जिंदगी का वैसे कोई भरोसा है नहीं। बिल्कुल कब, बिल्कुल आपने अच्छी बात छेड़ी। एक व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि मैं स्वस्थ हूँ, और एक व्यक्ति होता है कि नहीं यार, जाना तो मुझे है ही है, तो खा पी के जाओ। देखो, दोनों में वास्तव में विचार में फर्क है। एक व्यक्ति जो स्वस्थ रहता है, वो स्वस्थ रहने के लिए अपने योग करता है, प्राणायाम करता है, इसके अलावा वो आयुर्वेद की कुछ चीजों का, उसके नियमों की पालना करता है, उसके बाद में उसके आहार सात्विक होता है वगैरह है। हम हमारे परिवार के अंदर, आपको पता है सबसे बड़ी चीज क्या है आज के समय में? मैं बता रहा हूँ आपको, आज के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने बच्चे को रुपया पैसा देते हो नहीं देते हो, सब चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपके अस्वस्थ होने के कारण अगर बच्चे के ऊपर कोई भार पड़ता है तो सबसे बड़े दोषी आप। आज के समय में आप अपने आप को स्वस्थ रखो। वो बच्चा जब आगे बढ़ने जा रहा है, उस समय अगर वो माँ बाप के मतलब स्वास्थ्य के प्रति इधर उधर दौड़ता रहे, तो मैं एक समझता हूँ उसकी उन्नति में आप सबसे बड़ी बाधा यहाँ से आपको शुरू करना। आज की डेट के अंदर जो जितने हार्ट अटैक बढ़ रही है, लोग आत्महत्या कर रही है, एक्सीडेंट के शिकार हो रही है, उसमें ज्यादा तो युवा है। और युवा एक मतलब जो लगभग 20 से 40 की उम्र का बीच के लोग हैं, इन्हीं में ज्यादा ये समस्या आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि बुजुर्गों को भी दिक्कत है कि आज 20 से 40 के बीच का युवा है, उसकी मौत की अनहोनी की खबर घर में आती है, तो उनके दिक्कत होती है, छोटे बच्चे पत्नी। तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, और जिस तरीके से युवाओं में आत्महत्या, हार्ट अटैक और एक्सीडेंट की प्रवृत्ति बढ़ रही है और ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, बहुत देश के अंदर तेज गति से बढ़ रही है, तो इसको लेकर आपका क्या? देखो, मैं आपके माध्यम से आज युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है, एक शब्द के अंदर, एक लाइन के अंदर मैं बोल दूं, अविवेकपूर्ण इच्छाओं का अगर वो त्याग कर दे, एक बार फिर बता रहा हूं, अविवेकपूर्ण इच्छाएं तो होती है, अविवेकपूर्ण इच्छाएं होती है, उनका अगर वो त्याग कर दे तो युवा हमारा पदभ्रष्ट नहीं होगा, वो सही दिशा में चलेगा। युवाओं के ऊर्जा की परिवार को भी आवश्यकता है, समाज को भी आवश्यकता है, और यहाँ तक हमारे राष्ट्र को भी आवश्यकता है। एक युवा की ऊर्जा से परिवार, समाज और राष्ट्र पल्लवित भी होता है, पोषित भी होता है। अब ऊर्जा है, ऊर्जा कहीं ना कहीं तो जाएगी ही जाएगी। अब ऊर्जा को आप व्यवस्थित दिशा में नहीं लेके जाएंगे, आप अन्यत्र कहीं ले जाएंगे तो वो विनाश का कारण बनेगी, और सही दिशा में लेंगे तो विकास का कारण बनेगी। तो ऊर्जा को हस्तांतरित, रूपांतरित और सही दिशा में करने का जो जिम्मेदारी है, वो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों की है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों की भी है, जो मोटिवेशनल और प्रेरणादायी उद्बोधन करता है उनकी भी है, हमारे साधु संत जो हैं, जो मठाधीश हैं, उनकी भी है, यहाँ तक कि हमारे सरकारों की भी है कि उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। ये महत्वपूर्ण बात है। युवाओं के संदर्भ में मैं बात कहूं, आज के समय के जो युवा होते हैं ना, वो युवा क्या होते हैं, जैसे सुबह उठे,
उठते ही उनको जो सबसे पहले है वो खेलते हुए कोई विराट कोहली दिख गया, कोई रोहित शर्मा दिख गया, तो उनकी सोच होती है कि यार विराट कोहली जैसा बनना है, मुझे रोहित शर्मा जैसा बनना है। जाते जाते दोपहर हो गई, दोपहर फिल्म देखने चले गए, कोई अक्षय कुमार की फिल्म देख ली, कोई सलमान खान की देख ली, कोई अरे यार मुझे तो अक्षय कुमार जैसा बनना है, सलमान खान जैसा बनना है। इसके बाद में वापस आए, शाम को मोदी जी का एक भाषण सुन लिया जोरदार, बिहार के अंदर नीतीश कुमार और मोदी जी ने मिलके मतलब 1+1 2 नहीं हुए, 1+1 11 हो गए वो तो वहां पर। तो ऐसा सुन, अरे यार मोदी जी जैसा बनना है मुझे, वो नीतीश कुमार जैसा बनना है, बस उसकी 11 बार 12 बार तो मैं बन के बताऊंगा मुख्यमंत्री। ये जो इच्छा है ना, कई इच्छाएं ऐसी होती है अजय जी जिसकी भ्रूण हत्या हो जाती है। सुबह क्या इच्छा हुई, दोपहर को क्या इच्छा हुई, शाम को क्या इच्छा। मैं युवाओं को आपके माध्यम से कहता हूं, इस इच्छाओं पर नियंत्रण करें, इस इच्छाओं को पोषित करें और एक निष्ठता के साथ में करें। एक इच्छा को ही अपने अंदर पनपने दें और उस इच्छा के अंदर आप अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जोड़ें, नियमितता जोड़ें, निरंतरता जोड़ें, तो आपको प्रसिद्धि, सफलता और सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। एक चीज, थोड़ा सा सवाल वो बीच में रह गया था मेरे। आजकल पढ़े लिखे लोग ये सब जानते हैं, फिर कई सारी चीजें लोगों को पता है, फिर भी वो मजबूरी में करते हैं या जानबूझ के करते हैं, मुझे नहीं पता। जैसे ज्यादातर लोगों को पता है, जैसे हम रोटी बनाते हैं, गेहूं की रोटी, आजकल लोग तो चूल्हे वाला पसीन वैसे खत्म हो गया, ज्यादातर गैस पे रोटी सेकते हैं। तो रोटी तवे पे पूरी बेलने के बाद सेकते हैं तो सीधी गैस पे सेकते हैं। कई लोगों को पता भी है ये सही नहीं, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। और जैसे दूसरी बात है फ्रीज की, सब्जी लाते हैं मार्केट से, प्लास्टिक के अंदर लाते हैं ज्यादातर लोग, नहीं लानी चाहिए लेकिन फिर भी लाते हैं, और उस पर रोक है नहीं। प्लास्टिक की लाई सब्जी ला के सीधी अंदर रखती है, 7 दिन की सब्जी रहेगी तो वो वैसे प्लास्टिक के अंदर ही फ्रीज में रहेगी। तो ये चीजें हैं, ये लोगों को पता नहीं है, या पता होते भी लोग इसकी लापरवाही कितनी खतरनाक है, थोड़ा इसके बारे में। देखो आज के समय में मैं यही बताऊं, ये लापरवाह सबसे ज्यादा है और लोगों की टेंडेंसी और सोच ये हो गई है, या फिर वो किसी की मानते नहीं, भाई मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जो लापरवाही शब्द आया है ना, उसके अंदर ये सारी चीजें समाहित है। और आज के समय में जो व्यक्ति है ना, उसकी सोच ये है, यार क्या है, मैं तो मेरा तो हो गया, आगे वालों का आगे वाले जाए। जो ये स्वार्थपन जिसको कहते हैं, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके कारण से ये सब चीजें पनप रही है। और मैं आपके माध्यम से, ये फ्रिज है, गैस है, उसके बारे में बता दूं। गैस पे वास्तव में आप रोटी सेकते हैं तो उससे गैस ही बनाएगी आपके अंदर, क्योंकि अग्नि भी है ना कई तरह की होती है। अग्नि कैसे जलती है, देखो अग्नि है ना, अपन 7 फेरे लेते हैं, उसके मध्य भी अग्नि जलती है। अपन हवन यज्ञ करते हैं, उसमें भी अग्नि जलती है। गैस की अग्नि भी जलती है, यहाँ तक कि कूड़ा करकट अपन जलाते हैं, वो भी अग्नि जलती है। हर अग्नि का अलग अलग प्रारूप है और ऐसा ही उसका फल है। यज्ञ के अंदर की जो अग्नि जलती है वो सबसे अच्छी अग्नि होती है। तो आपको पता हो, देवताओं का मुख भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देवताओं को आप प्रसादी चढ़ाएंगे तो ऐसे तो वो खाने वाले हैं नहीं, लेकिन अग्नि के माध्यम से वो पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को हम प्रसादी खिला सकते हैं। कैसे खिला सकते हैं? वो प्रसादी जब यज्ञ के अंदर जलती है तो उस जलने के बाद उस अग्नि के माध्यम से, पूरे धुएं के माध्यम से पूरे वातावरण में फैल जाती है। और यज्ञ का सबसे श्रेष्ठ कर्म भी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो धुआं होता है, हमारे पड़ोसी से हमारी नहीं बनती है, दुश्मन है, फिर भी वो धुआं उस जो आपको चीज प्रदान की है, वैसी वो चीज उसको भी प्रदान करेगी। जो सुखद अनुभव आपको दिया है वो भी उसको ही देगी, उस धुएं के माध्यम से। इसीलिए यज्ञ को भी श्रेष्ठ कर्म कहा गया। तो जैसे अग्नि है, तो अग्नि जो जिसके अंदर यज्ञ में जलती है तो उसका अलग प्रारूप है, गैस में जलती है तो अलग प्रारूप है। अब आते हैं फ्रिज की। फ्रिज भी अपने आप में, पहले फ्रिज कभी हुआ ही नहीं था, और फ्रिज के अंदर जो पड़ी हुई चीजें, फ्रिज नहीं था तो पहले लोग, तो एक आजकल ये भी है कि लोग आजकल घरों में खाना बहुत कम बनाते। पहले क्या है, बुजुर्ग जितने भी थे, महिलाएं हर चीज घर में ही बना लेती थी, या मसाले वगैरह भी घर में ही कूटते थे। आजकल लोग बाजार पे बहुत ज्यादा निर्भर है कि मिठाई लाओ तो भी मार्केट से लाओ, या होटल में चल के, रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं। तो ये चीजें आजकल इतनी क्यों बढ़ रही है और कितनी घातक है? ये देखो अजय जी, मुझे ऐसा लगता है, एक देखा देखी की जो प्रक्रिया है ना, वो निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है।
आपको पता हो तो एक आपने सुना भी होगा कहावत, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती। तो ऐसे ही प्रथा चली और ऐसे विचारों को पोषण मिलता गया और ये चीजें प्रारंभ होती गई। दूसरा, अभी का जो बाजारवाद है ना, वो भी ऐसा ही है। बाजारवाद पूरा एक ही प्रक्रिया पर चल रहा है कि किस प्रकार से आपकी जेब से पैसे निकाले जाए, तो इसके माध्यम से वो चीजें डेवलप करता जा रहा है। दूसरा, श्रेष्ठ और अच्छा खान पान नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से शरीर के अंदर शिथिलता आती जा रही है। लोग बहुत मतलब आलसी होते जा रहे हैं। उस आलस के कारण हम चीजें बाहर से मंगाते जा रहे हैं। आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ा दी है हमने। पहले इतनी आवश्यकताएं नहीं थी। जो आपने फ्रिज की बात कही, वो मैं भी आप बात बताऊं, लोगों की पहले आवश्यकताएं कम थी, इसलिए फ्रिज की आवश्यकता नहीं थी। अब आजकल आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए फ्रिज की भी आवश्यकता बढ़ रही है। तो हमारे जो पहले थे, आपको पता हो तो सब्जियां बहुत कम खाया करते थे, राब राबड़ी, दूध दही छाछ वगैरह लेती, और हमारे यहाँ बाजरी बहुत अच्छी होती थी। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि श्रेष्ठ मिलेट्स होते हैं, उसके अंदर बाजरी है। और बाजरी जो हमारी है वो देसी बात जिसको कहते हैं, तो आज भी वो हमारे लिए बहुत एक तरह से एसेट्स का काम करती है। तो हमारे इधर के जो युवा है, वैसे वो बहुत ताकतवर है। ऐसे नहीं है कि हमारे सब युवा खराब है, हमारे बाड़मेर के युवा भी अच्छे हैं। और सेना में बाजरी की आपने जहाँ तक बात की, तो बाजरी अपने बाड़मेर में सबसे ज्यादा होती है, खाई भी जाती है। लेकिन मैं आपको दिलचस्प किस्सा बताऊं कि अपने बाड़मेर के तो जितने भी होटल रेस्टोरेंट है 50-100 तो होंगे, बड़ी मुश्किल से एक या दो, बाड़मेर जैसी क्षेत्र में भी एक या दो ढाबे मिलेंगे जहाँ पर बाजरे की रोटी मिलती है। लेकिन इसका प्रचलन जो भी पढ़े लिखे और शहरी लोग हैं ना, उनमें मतलब गांव की पृष्ठभूमि से फिर भी वो लोग बाजरे का बहुत कम उपयोग करते हैं। इसके पीछे क्या कारण? देखो, कारण तो गेहूं जो आ गया ना, गेहूं के अंदर मैंने आपको ये बताया रसना, गेहूं के अंदर क्या हुआ, एक तो बढ़ने में बहुत आसानी, एक इसका आटा, जैसे बाजरी का आटा है, आप कई दिनों तक नहीं रख सकते, गेहूं का आटा थोड़ा लंबा भी चल जाता है। और स्वाद का मामला, बनाने में बहुत मतलब आसानी है, बाजरी की रोटी बनाने में थोड़ी समस्या आती है। तो इन सब कारणों के कारण से थोड़ा सा ये प्रचलन बढ़ता गया। और बाजरी, मैं तो अभी भी कहता हूँ बाजरी श्रेष्ठ है, और बाजरी के माध्यम से ही हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बाजरी के माध्यम से ही आती है। तो आज के युवा, वैसे तो अपने इधर बाजरी चलती है, पर अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैं आपको अजय जी बताऊं, आजकल के जो युवा हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, वो स्ट्रीट फूड का है। स्ट्रीट फूड के अंदर भी अच्छी और सात्विक चीजों का प्रचलन बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपने ये पॉडकास्ट किया है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपने सात्विक आत्माओं को मंच दिया है। ये बहुत अच्छी आपने चलन की है, पहल की है। क्योंकि आजकल मेरा भी ऐसा एक अनुभव रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे को भी ऐसा मतलब कहा गया कि पॉडकास्ट दिलीप जी का तो क्या है, ये कोई व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व नहीं है। हाँ, हमें देखो, शरीर समाज के लिए, परिवार के लिए सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, हमें राजनीतिक मुद्दे भी उठाने पड़ेंगे, तो साथ साथ में लोगों का स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहता है वो भी हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। जो आपने ये संतुलन बैठाने का काम किया है, ये मैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सोशल मीडिया पर आजकल लोग, जैसा आपने मुद्दा चला है, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ऐसा विवादित कंटेंट लाकर या घटिया फ्रूड कंटेंट लाकर बहुत ज्यादा चर्चित होने का, या लाइक्स कमेंट्स व्यूज बटोरने का जो प्रचलन है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे आप क्या कहना? सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे आपको आईडी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मतलब बहुत फूड असली टाइप की गतिविधियां करके भी मतलब हजारों की संख्या में लाइक कमेंट शेयर फॉलो इनको मिल रही है, लेकिन अच्छी बात जो बता रहे हैं उनको बहुत कम लोग सुनते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखो, इसमें कई कारण है। सोशल मीडिया के अंदर अपने आप को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, आपको पता हो तो यूट्यूब है, फेसबुक है, मोनेटाइज होते हैं, उसके माध्यम से उनको अर्थ की मतलब पूर्ति होती है, तो अच्छा खासा धन मिलता है। इसमें भी कई यूट्यूबर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्या करते हैं, अच्छी चीजों को परोसते हैं। कुछ ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे क्या करना है, ये लाओ वो लाओ, इधर का लाओ, वो विवादित चीजें लेके आते हैं और अपनी चीजों को लाइक्स बढ़ाते हैं वगैरह करते हैं। तो वो भी चीज, यहाँ पर हमें ये देखने की आवश्यकता है कि जो श्रोता है, जो देखने वाले हैं, वो किस चीज को देखें और किस चीज को ना देखें। ये थोड़ा सा एक मैं आपको बता देता हूँ। हमें आजकल क्या करना चाहिए, जो चीज अच्छी है वो हमारा मन ना हो तो भी करना है,
और जो चीज बुरी है अगर हमारा मन हो तो भी नहीं करना। इन दो चीजों पे अगर फोकस हो जाएगा तो मुझे लगता है ऐसी समस्याएं खत्म हो जाएगी। रील्स के अंदर ना जाए, रियल लाइफ के अंदर जो चीज है, ये जो अजय जी हमको ये मानव जीवन मिला है ना, ये वापस मिलने वाला नहीं है। इसको भगवत कृपा में लगाएं, परमार्थ में लगाएं, सेवा में लगाएं। ऐसा ना हो कि ठीक है हम पशुवत जीवन जी के और चले जाएं, ऐसा ना हो। जाए तो ऐसा है कि लोग याद रखें कि उनका जीवन एक प्रेरणादायी था। तो अपने जीवन का जो मोटो है वो ऐसा ही होना चाहिए, अर्थपूर्ण ना हो लेकिन विवेकपूर्ण हो। साथ ही साथ में हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की प्रेरणा देके जा सकें कि वास्तव में जीवन है वो सेवा का है, तप का है, स्वाध्याय का है, चिंतन का है। और आने वाली पीढ़ी को हम किस प्रकार से पल्लवी पोषित कर सकें, और जो परमात्मा ने हमें प्रकृति दी है वो प्रकृति को कैसे संभाल सकें, परमात्मा ने जो जीवन दिया है उसको कैसे संभाल सकें, हम अपने संस्कारों को कैसे आगे बढ़ा सकें। इन सब चीजों को देखते हुए मानव जाति को किस प्रकार, आज के समय में देखो, आपने तो छुआ नहीं लेकिन मेरी बहुत अंतरात्मा है कि आपके माध्यम से सभी को मैं कहूँ, आज के समय में मुझे बहुत बड़ा दुख होता है जब मैं ये जातिगत चीजें देखता हूँ। तो आज के समय में ये बहुत ज्यादा हो गया है। मैं किसी एक सभा के अंदर गया था, उस सभा के अंदर एक जो बोलने वाले थे, उद्बोधन बोलने वाले थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप जाट कितने हो, तो कई लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो फिर राजपूत कितने हो, तो कहते, तो ब्राह्मण कितने हो, तो उत्ते खड़ा किया। सुथार कितने हो, जागीर कितने हो, मेघवाड़ कितने हो, मतलब सब तरह की जातियों का पूछा। फिर पूछा कि आप हिंदू कितने जने हो, तो 99% लोगों के 99 या 100% लोगों के हाथ खड़े हो गए। तो कि अब आप समझ लो कि भाई आपको क्या रहना है, थोड़े में रहना है कि पूरे में रहना है। तो हमारी जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो केवल 4 प्रकार से कार्यों के आधार पर थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो उस प्रकार की व्यवस्था थी हमारी अब जो जाति है वो बहुत नीचे स्तर तक चली गई है। हम जातियों में, उपजातियों में, गांव में, गोत्रों में, यहाँ तक कितने बट गए हैं। ये बटना नहीं है, हमें एक होके रहना है। और आज के समय में ऐसा नहीं है, हम बहुत है, पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो हम बहुत है। हमारे जैसे अभी राम मंदिर के अंदर हम लोगों ने जो दर्शन किए थे, मुझे नहीं लगता है वेटिकन सिटी में कोई 5 सालों में भी इतने जने दर्शन कर सकते हैं जितना हमें 1 वर्ष में कर ली, मतलब 10 गुना ज्यादा मैं मानता हूँ ऐसे। तो हम बहुत हैं, और हमारा जो पूर्वज है और जो हम लोग हैं, हिंदुओं ने हमेशा मानव जाति के कल्याण के लिए काम किया है। हमेशा मैंने जैसे भी कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोगों का कल्याण हो, सब सुखी रहे, इसी भावना के साथ में किया था। तो हम जातियों में, उपजातियों में ना बटें, हम एक रहें और हिंदुत्व पे रहें, ऐसा मेरे एक सोच है। और आध्यात्मिक टच और चिंतन जरूर रखें, योग प्राणायाम नित्य प्रतिदिन करें। ये योग करने से हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, विचार भी अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसी मेरी वेदना है कि योग करें, आयुर्वेद का उपयोग करें, जातियों में न बटें, राजनीतिक सुचिता हो, पत्रकारिता धर्म ऊंचे लेवल पर हो, जैसा कि आप अजय जी आप निभा रहे हैं, पीके टाइम्स निभा रहा है। तो पत्रकारिता धर्म में हम ऊपर है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ है ना राजनीतिक मुद्दों को ही ऊपर ले। मैं ये नहीं कहता हूँ, वहां पर दूसरे लोगों के मुद्दे भी आने चाहिए, लेकिन साथ साथ में समाज का संतुलन कैसे बना रहे, परिवार के लोगों का, समाज के लोगों का, राष्ट्र के लोगों का कैसा संतुलन बना रहे, ये भी आपको चिंतन करना होगा। ऐसे व्यक्तित्वों को भी लाना होगा। बहुत से ऐसे मेरे जैसे व्यक्तित्व खूब बैठे हैं, बाड़मेर नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में भी। ऐसे को खोज के लाके उनको मंच दें, उनकी भावना, उनके अनुभवों को सब लोगों के साथ साझा करवाएं, ताकि ये भारत जैसे पहले विश्व गुरु था, अब भी हो, अभी भी है ही है, और आगे भी विश्व गुरु रहे, ऐसी मेरी कामना है। आपने बिल्कुल सही कहा, पीके टाइम्स उसी दिशा में काम कर रहा है। तो हमने एक श्रृंखला चलाई है, उसमें तमाम तरह के लोगों को हम यहाँ बुलाते हैं। उसमें शिक्षाविद भी आते हैं, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ भी आते हैं, कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए लोगों को भी हमें आमंत्रित करते हैं, और राजनीति से जुड़े हुए भी आते हैं, और सामाजिक रूप से अलग अलग विषयों के या क्षेत्रों के चर्चित व्यक्तित्व को हम यहाँ आमंत्रित करने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं। तो
आज आप यहाँ आए और आपने तमाम स्वास्थ्य से जुड़े हुए नहीं, जीवन के विभिन्न हमारे आयामों से जुड़े हुए मुद्दों पर आपने बात की और विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को और आपके भी चाहने वालों को आपने विस्तार से अपनी बात रखी। इसके लिए हम आपका शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे मुद्दों पर हम मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल मिलेंगे और आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। बिल्कुल। और आज बैठ के बात करके मेरा पहला पॉडकास्ट था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस प्रकार के आपके साथ वार्ता करके बहुत मुझे सहजता महसूस हुई। पर यह है कि विषय बहुत हैं, बोलना बहुत है, लेकिन बहुत लंबी वार्ता, लेकिन संक्षिप्त में सार में जितना आपने निकलवाया और जितना मैं दे पाया, मुझे लगता है अच्छा रहा। लेकिन मैं आपसे अंत में ये निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो पीके टाइम्स के जो दर्शक है उनको संक्षिप्त में एक संदेश जो भी आप देना चाहें। पीके टाइम्स और आदरणीय अजय जी, आपके माध्यम से दर्शकों को संदेश तो यही है कि वर्तमान की जो अभी एक तरह से कहूं तो वातावरण जैसा है, उस वातावरण के अंदर हम अपने जो मूल है उस मूल को नहीं छोड़ना है, हमारे पूर्वज के दिए हुए संस्कारों को नहीं छोड़ना है और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहना है। अविवेकपूर्ण इच्छाओं का त्याग करना है, योग को अपने जीवन की शैली का एक हिस्सा बनाना है, शुद्ध एवं सात्विक आहार लेना है। इसके माध्यम से माताओं बहनों की, कृषकों की, किसानों की, उन सभी की आपको एक तरह से कहूँगा आदर करना है, सम्मान करना है। तो आने वाला जो समय है वो आपका ही है। आने वाले जो युवा हैं ये पूरे भारत के तरुण ही हैं, तो ये भारत का भविष्य है। आप सभी फलें फूलें, सभी आगे बढ़ें। एक ऋग्वेद का एक मंत्र बोल के अपनी बात को मैं पूरा करूंगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमेशा पूर्णता में जिए, अपनी निजता में जिए। जो हमको बनाने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, जब वो पूर्ण है तो उसकी संतानें अपूर्ण नहीं हो सकती। अपनी जीवन की पूर्णता को पहचानें, अपने जीवन की पूर्णता को उजागर करें। अपने जीवन में यहाँ आए हैं तो पूर्णता को प्राप्त करके ही अपनी पूर्णता को वापस ले जाएं, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण अगर चला जाता है तो पीछे पूर्ण ही बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थे दिलीप जी तिवारी, जिन्होंने योग, स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दिए और हम आपका पीके टाइम्स आने के लिए एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।